Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, everyone. Okay, ji, I'm sure the screen is there and I'm audible. So before our discussion got disconnected, we were discussing the question number 3. That is the similarities between these two characters of William Shakespeare. Well, participants, as I was talking about Othello, a very interesting and very important character from the tragedy Othello itself. But before this comparison, keep it in your mind. विलियम शेक्सपियर के बारे में जैसा कि मैं पहले बता रहा था, you need to understand that when we read William Shakespeare, he was from Renaissance, and a Renaissance writer, what he was doing, he was focusing on humanism. That is the full philosophy. Humanism means when the human is there in the center. So the popular drama of Renaissance, that is the Othello, is basically highlighting the same thing. जब भी कोई राइटर लिखता है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते हैं। अब देखिए क्वीन एलिजाबेथ वन का टेन्योर था, कौन उसके विलियम शेक्सपियर के प्लेस को देखने जाती थी? क्वीन एलिजाबेथ जाया करती थी और ट्रेजेडीज को भी देखा करती थी। क्वीन एलिजाबेथ के टेन्योर के अंदर विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज क्या वही सारे का सारा रुझान था, या उसकी जो जितनी भी राइटिंग्स थी, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर था, जो हिस्ट्री प्लेस से जैसी क्वीन चाहती थी। 1603 में जेम्स वन सक्सीड करता है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर को पता चलता है कि ये तो ट्रेजेडी और रोमांसेस में इंटरेस्टेड है, वैसे चला जाता है। जैसे जैसे हमने ये बात की कि विलियम शेक्सपियर जो है टेम्पस्ट को लिख रहा था, टेम्पस्ट लिखने के 5 साल के बाद वो खुद भी इस दुनिया से चल बसा। लेकिन ये जो शिफ्ट था उसकी राइटिंग के अंदर, वो जो लिखने की चीजें थी सारी की सारी, और क्या वजह थी कि वो दोबारा वापस जो है वो स्ट्रैटफोर्ड में चला गया। अब हमारे पास इन तमाम चीज़ों की वजह ये है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो जब लिखा करता था, डेफिनेटली उसके पीछे जो है वो एक ही अप्रोच होती थी कि उसका ह्यूमन बीइंग जो है वो उसके सेंटर में होता था। और जिस कंपनी के लिए लिखा करता था, वो किंग्समैन भी थी, वो लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन भी था, और किंग जेम्स फर्स्ट जो है वो हमारे पास जब आता है, तब भी हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। लेकिन अब हम जब बात करते हैं, हमने सिमिलरिटी से पहले ये समझने की कोशिश की कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे, जो कि इस एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, और किस तरह से ये अपने आइडियाज को चेंज करता है, किस तरह से अपने आइडियाज को लेके चलता है। सो अब हम अपने इस प्ले की तरफ आते हैं। विंटर टेल जो है वो हमारे पास ट्रेजेडी कॉमेडी की भी पिक्चर देती है। एक ऐसी दुनिया है जो कि इमेजिनरी है, विलियम शेक्सपियर के तखय्युल की दुनिया है। जिन लोगों ने इसको पढ़ रखा है उन्हें जानते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी कहानी विलियम शेक्सपियर के अपने दिमाग की प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर दो हमारे पास जो है वो कैरेक्टर्स हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास लियोनिटीज है, उसका उसको ये लगता है कि जो उसकी बीवी है हारमोनी जो है, हरमियोनी जो है वो इंटरेस्टेड है एक और इसके जो है वो दोस्त के साथ, पोलिसेंस के साथ जो है। अब ये दोनों लवर्स को वो अटैच कर रहा है, जिस तरह से विलियम शेक्सपियर की ख्याली कहानी है, वैसे ही एक कंट्री के किंग को लगता है कि उसकी मिसेस जो है शी इज हैविंग अफेयर्स विद द किंग ऑफ अनदर कंट्री, जो कि उसका दोस्त है और उससे मिलने आया है। इसी तरह से जब हम ओथेलो को पढ़ते हैं, ओथेलो के अंदर क्या होता है? ओथेलो जो है वो एक ऐसा पर्सन है शायद जिसको किसी अयागो की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर खुद एक अयागो है जो उसको मना लेता है कि देखो, खुद से वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को सोचता रहता है, खुद से वो सारी की सारी सिचुएशंस को क्रिएट कर लेता है। इसी तरह से हमारे पास ये जो कैरेक्टर है लियोनिटीज जो है, ओथेलो की तरह खुद ही सारी की सारी चीजों को सोचता रहता है। जिस तरह ओथेलो को लगता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है, शायद इसी तरह से लियोनिटीज को लगता है तो उसकी वाइफ जो है वो उसको चीट करती है, और ये कन्विंस्ड है इस सारी की सारी चीजों से। ये अनसर्टेनिटीज पे यकीन रखता है। लियोनिटीज भी पागल हो जाता है, मैडनेस में चला जाता है, और उसकी वजह सिर्फ ये है, उसको लगता है कि उसको कुछ बताया नहीं जाता है। सो दोनों के अंदर सिमिलरिटीज ये हैं कि दोनों कन्विंस हैं अपनी ईगो के तरफ, दोनों के दोनों जो हैं वो अपने आप में सोचते हैं, फ्रैक्शन फिगर्स को अपने लिए पेव करते हैं, और इस तरह से अपने लिए डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। सो विलियम शेक्सपियर जो है इसमें हमारे पास बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करता है, लाइक इसकी डॉटर जो प्रीडिटा है उसकी तरफ बात करता है, हमारे पास फ्लोरिजल की बात करता है,
ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बात मेरी तब तक ढंग से समझ में नहीं आएगी जब तक आप विंटर्स टेल को थॉरली नहीं पढ़ते हो। इसलिए मैं अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 जो चीजें हैं, ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इनको जरूर देखो। पहले नंबर पे आपके पास जो कैरेक्टर है, ये हमारे पास ये कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों है। प्रेडिटा का कैरेक्टर जो है, प्रेडिटा जो है वो लियोनिटीज की बेटी है, हरमियोनी और लियोनिटीज की बेटी है। और चूंकि उसके बाप को ये लगता है, मैंने अभी बताया जैसे, कि वो इलिजिटिमेट है, उसको वो छोड़ देता है। एक छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन वो उसको जो है वो बोहेमिया के किसी साहिल पे छोड़ आता है। अब इस बेटी को कौन बड़ा करता है? एक शेपर्ड बड़ा करता है। एक शेपर्ड जो है उसको नहीं पता कि ये किसी रॉयल लाइनेज से ताल्लुक रखती है। और अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उसको मोहब्बत हो जाती है बोहेमियन प्रिंस फ्लोरिजल से। अब फ्लोरिजल और ये प्रेडिटा की कहानी है, इसको आप देखेंगे आपको बहुत से एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, किमेलियो का कैरेक्टर है। ये हमारे पास एक ऑनेस्ट पर्सन है। ये लियोनिटीज के ऑर्डर जो हैं वो नहीं मानता है। वो जब कहता है कि पोलिजन्स को जो है वो जहर दे दो। सो ये कैरेक्टर्स आपको देखने की जरूरत है। विंटर्स टेल हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी मजे के रोमांसेस लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने, कि जिसके टाइटल की इम्पोर्टेंस जो है वो भी बड़ी दफा पूछी गई है। सो टाइटल जो है इसका बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने जो भी लिखा, उसके टाइटल को देखिएगा। विंटर्स टेल आप बचपन में सुना करते थे कि ओल्ड वाइव्स एंड ओल्ड ग्रैंड मदर्स यूज्ड टू नरेट द स्टोरीज, बच्चों को वो सुनाया करते थे व्हेनेवर दे वर गोइंग टू देयर बेड। सो विंटर्स टेल मींस एक लॉन्ग स्टोरी है, एक एग्जैगरेटेड स्टोरी है, where you can locate a lot many points, where you can locate some things like that are happening from this particular point to another particular point. So you know, when in your childhood you used to listen the stories from your grandmother and other people, what was happening? Everything was possible in those stories. Like उसमें सुपरनेचुरलिज्म भी थी, उसमें कोई फार अवे दुनिया की जो है वो चीजें भी थी। सो विंटर टेल भी हमारे पास ऐसा है। विंटर टेल्स के अंदर भी जो है वो हमारे पास चीजें चलती हैं। किंग्स की कहानी है, उसकी वाइफ है, 16 साल 17 साल का गैप है, फिर उसके बाद जो है वो प्ले चलता है। इसकी जो सेटिंग्स है सारी की सारी वो मिथिकल टाइम के अंदर है। सो इन दिस वे द स्टोरी इज मूविंग ऑन, बट द प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मूवी इज देयर। आपके पास 2 दिन हैं, इनको ढंग से अगर आप देख सकें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। वेल, प्रोसीडिंग फर्दर फ्रॉम हियर, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पैराडाइज लॉस्ट में से। नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस। ओके, आई एम श्योर नाउ द क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। पैराडाइज लॉस्ट, yes. Paradise Lost has been written in the manner of Aeneas Virgil. What is the motif of Milton? So, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आपने बहुत से क्वेश्चंस को देखा होगा और इसकी मल्टीपल डायमेंशंस को आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी। पैराडाइज लॉस्ट हमारे पास इसकी खूबी ये है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर जो है वो शामिल है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जब भी आप बात करेंगे, यू नीड टू टॉक अबाउट कि ये एक एपिक पोएम है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जब भी आप बात करेंगे, यू नीड टू टॉक अबाउट दैट इट हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जब भी आप बात करोगे, आपका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कब लिखी जा रही है। याद है आपको जॉन मिल्टन ने जो 1608 में पैदा हुआ, 1674 में जब जो है वो गया, किंग चार्ल्स सेकंड जो है उसके टेन्योर भी इसने देखा था, और 17th सेंचुरी का ये एंड जो है वो बनता है। और लेकिन इसने जो है पब्लिश कब करता है? 1667 के अंदर जो है वो 10 के करीब किताबें लिखता है। और मेरा ख्याल है कि कोई 10-11 हजार के करीब जो है वो वर्सेस कुछ लाइनें इसने लिखी हुई हैं हर एक के अंदर जो है वो। ठीक है। सो हमारे पास जो है टोटल इसकी 12 के करीब बुक हैं, और ये सारी की सारी किताबें जो है ये ग्रीक को रोमन को फॉलो करते हुए वर्जिल्स इनियड को इसने लिया था। वर्जिल के इनियड को रोल मॉडल के तौर पर ये फॉलो करता था, और ये मास्टरपीस समझा जाता है। ये हमारे पास कोई ऐसी स्टोरी है, ऐसी पोएम नहीं है जो बाकी पोएम्स की तरह काम सी हो। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये हमारे पास क्रिश्चियन के अंदर इसकी रूट्स हैं। क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को इसने अपना जो है वो सेंटर में रखा हुआ है कि एडम एंड ईव की स्टोरी है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट पैराडाइज लॉस्ट इन क्वेश्चन फर्स्ट।
बट डेफिनेटली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ब्लैंक वर्स, अपने आप क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, ब्लैंक वर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि अनराइम्ड लाइंस होती हैं, रेगुलर मेट्रिकल में होती हैं और एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। सो ज्यादातर पोएट्स इसको यूज करते रहे हैं 16th सेंचुरी में। अब जब एम्बिक पेंटामीटर की बात करेंगे, आपको उसका भी बताना पड़ेगा। ये जो सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कि अयम से क्या मुराद है, अयम का क्या मतलब होता है। अयम का मतलब जो होता है वो फीट होता है, ठीक है। और एम्बिक पेंटामीटर से क्या मुराद है, पेंटामीटर्स का मतलब जो 5 होता है कि 5 फीट की तरफ इशारा कर रहा है। सो एम्बिक पेंटामीटर, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मीटर जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आपको पता है कि चौसर के एज के अंदर जो है वो 14th सेंचुरी में, और ये कहाँ से आया था, ये फ्रेंच और इटालियन मॉडल्स को फॉलो करते हुए लिया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। विलियम शेक्सपियर ने एम्बिक पेंटामीटर को अपने प्लेज और सोनेट के अंदर इस्तेमाल किया था। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड के अंदर इस्तेमाल किया था। ये बड़ी मशहूर चीजें हैं एम्बिक पेंटामीटर के बारे में, तो इनको जरूर आप जो है वो देख लीजिएगा। Okay, ji, the third question is, can we say the Paradise Lost is Christian's morality tale? A very important question. देखिए, ये जो पैराडाइज लॉस्ट का मतलब क्वेश्चन है वो ज्यादातर क्रिटिक्स के व्यूज हैं। ये हमारे पास जो है C.S. लीविस ने ये कहा था, C.S.Lewis। उसको ये लगता था ये कोई क्रिश्चियनिटी के अंदर लिखी हुई कोई मोरालिटी टेल है। उसको ये लगता था कि ये एक एम्बिग्यूअस सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर, सॉरी, हमारे पास जॉन मिल्टन ने लिखा, और वो सैटर्न के बारे में बता रहा है कि सैटर्न किस तरह से अपना पार्ट प्ले करता है। मिल्टन जो है, अब हमें यहाँ पे वो बताता है कि वो जो लिखता है वो कॉम्प्लेक्स लिखता है। ये जो हमारे पास है ना क्रिश्चियंस मोरालिटी टेल, उसको लगता है कि वो बताना ये चाहता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये है कि गॉड इनोसेंट है और जो सैटर्न है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मिल्टन जो है वो टाइम एंड अगेन गॉड की फेवर कर रहा है। सो मोरालिटी टेल से मुराद हमारे पास ये है कि जिसका कोई ना कोई मॉरल होता है, जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ आपको डिलीवर करता है। तो आपको सबसे पहले तो मोरालिटी टेल को बताना होगा, और फिर विलियम आई एम सॉरी जॉन मिल्टन जो है, इसकी जब टाइम एंड अगेन आप रेफर बात करते हैं, तो उसने क्यों पैराडाइज लॉस्ट को लिखा, और द वेरी रीजन इज दैट कि वो जस्टिफाई करना चाहता था इंसानियत के जो है वो रास्ते के, द वेज ऑफ मैन टू द गॉड, उनको बताना चाहता था। सो इसकी ये इंटरप्रिटेशन आप दे सकते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो, yes, it is a sort of morality test, because the writer John Milton himself is saying that he wants to justify the ways of God to the man. Okay जी, of man's first disobedience, ये quotation है पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world, and all are woe with loss of Eden. अच्छा जी, इसको ना टाइम एंड अगेन आप याद रखिएगा कि आपको कुछ लाइनें भी दे दी जाएंगी पैराडाइज लॉस से, या बहुत बहुत फेमस पॉइंट्स में से कि आप इनको एक्सप्लेन करें। या आपका जो इंटरव्यू पैनल है ना, पैनलिस्ट जो है वो उनके फिंगर टिप्स में होंगे ये लाइनें जो है वो। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि कुछ फेमस लाइनें जो हैं वो उनको देख के जाइएगा। अब जब हम इन लाइनों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिल्टन जो है वो इसमें बिगनिंग लाइनों में अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, वो पर्पस की बात कर रहा है कि व्हाई ही हैज रिटन द पैराडाइज लॉस्ट। अब वो बताना ये चाहता है कि disobedience element was there by Adam and Eve, so he is trying to highlight the disobedience and those elements के जो identify कर सकें कि क्या वजह रही थी, क्यों इंसान जो है वो जमीन पे आया था, और बाकी जो है वो इसका होप था, नॉलेज के बारे में क्या था। सो गॉड के जो वेज हैं उनको जस्टिफाई करना था, रीजनिंग को, और जो उनका प्लान है ओवरऑल, जो इनकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है और वो मैं आपको आंसर दे दूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये अक्सर पूछा जाता है कि विलियम ब्लेक जो है वो ये कहता है कि मिल्टन वाज़ ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। अब देखिए 18th सेंचुरी का जो है वो बाद में आने वाला विलियम ब्लेक ये कैसे जानता है कि मिल्टन जो है वो सैटर्न की पार्टी से। दैट मीन्स के ब्लेक को ये लगता था कि जो हमारे पास मिल्टन है वो डेविल की पार्टी का है। इसका मतलब ये है
कि 19th सेंचुरी के अंदर जो एक स्कूल ऑफ थॉट प्रमोट हुआ था वो था सैटनिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसका मतलब ये था कि रोमांटिक पोइट्री वाले जितने भी लोग हैं, जिसमें पी.बी. शैले हैं, जिसमें बाकी हैं, वो सैटन को कन्विंसिंग कैरेक्टर समझते हैं। उन्हें लगता है कि सैटन जो है ना वो हमारा हीरो है। इसीलिए तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है गो बैक टू द नेचर। गो बैक टू द नेचर मीन्स कि चलिए नेचर में, यानी कि क्रिश्चियनिटी से भी पीछे की बातें जो है वो करें। सो हमारे पास ये जो सैटर्न है पैराडाइज लॉस्ट में, इसमें वो उसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ में जाते हैं। वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है इस पे रिलीजन का जो एलिमेंट है वो रिमूव कर दें। जिस तरह से सैटर्न ने रिबेलियन दिखाई थी, इसी तरह से रोमांटिक जो है इन्होंने रिबेलियन दिखाई थी न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट। इन्होंने अपने ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कल्चर था उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम अपनी मर्जी से लिखेंगे। सो आप इसको जो है वो मल्टीपल वे से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि बायरेनिक हीरो क्या होता है और रोमांटिक्स जो हैं वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उस आइडिया को, जो उन्हें लगता है कि सैटर्न जो है वो उसने बिल्कुल जस्टिफाई किया था जब वो जो है वो खड़ा हो गया था गॉड के सामने जो है वो। ओके जी, हमारे पास जो है वो आखिरी क्वेश्चन है कि हु इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। बड़ा बहुत दफा ये क्वेश्चन आया, बहुत दफा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन जो है। Well, the justification of this very question varies from person to person. If you talk about my verifications, my justifications, I think the sun is the hero of the Paradise Lost. The sun. Well, definitely, the sun is not a classical hero, but the sun is that character in Paradise Lost who's sacrificing himself. Saturn, as compared to the sun, is not sacrificing himself. God's son, as per Christianity's belief, God's son is doing for the humanity. He's sacrificing himself. What I feel is that the very character, the son in the Paradise Lost, he becomes a hero because he's offering himself up to die. Like in a lot many tragedies we have already read, the hero would fall because of human flaw. So in this Paradise Lost, the sun's flaw is because of mankind's flaw. And he is different from all other classical heroes. And he is placed above them because he did not save his people as a warrior. So the thing is that he sacrificed himself. So the sun followed God's most noble wish. मिल्टन जो है उसको दिखाता है एक हीरोइक एक्ट के तौर पर। सो हमारे नजदीक जो है, जो इफ यू टॉक अबाउट मी, तो मुझे ये लगता है कि जो मिल्टन का एक करैक्टर है जो उसने जो द सन को रिप्रेजेंट किया है, तो इस एपिक के मुताबिक जो है वो द सन इज द रियल हीरो बिकॉज ही इज सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर द ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। So this is something about today's interview session. In case you have any question, you are requested to go on with your questions. Otherwise, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ idioms that you are supposed to prepare, जो कि बहुत important हैं। If you have any question, you may go on with those questions. Otherwise, please note down these idioms. Okay, the first question, the first idiom that I'm going to share with you is, let me remove it. Okay, it is Hobson's choice. Hobson's choice. The second is sitting in the chair. The third is count once, chicken, two. The fourth is come off, very easy. The fifth is fall back, once again, very easy. Come off, fall back, and then iron out.
At number 7, we have to bag a description. At number 8, we have to call in question. At number 9, to cap it all. Number 10, we have to clip one's wings. Number 10, I'm sorry, it's not 20. Okay, number 11 is to feel the pulse. Number 12, it is to fly in the face of. Number 13 is run right. Number 14, it is gray matter. Number 15, it is a jaundiced eye. Number 16, it is hang in the balance. Number 17, it is very easy, close-fisted man. Number 18, it is the tip of the iceberg. Apparently, these idioms seems and sounds very easy, but definitely it is hard to answer in case you're sitting in front of. You're supposed to not only mention the meaning, but you may be asked to use it in your own sentence. So number 19 is hung up one's hatch. And number 20 is, that's very easy, it is to kick the bucket. So participants, these are the idioms for today. You are supposed to prepare idioms that I'm sharing with you, Mr. Malik Fahim. You are supposed to prepare the literary terms and then the questions that we are discussing with you, plus your favorite genre. You're supposed to prepare, first of all, your introduction, your hobbies, your favorite genre, the questions that we are sharing with you on daily basis, plus the idioms and the literary devices. So the 6 things are there. Okay, so you're supposed to prepare all these things. So इन सबको करें. सज्जाद साहब कहीं लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, इनकी लाइट्स हमें नजर आ रही हैं हम सबको. सज्जाद साहब अब कराची में कहीं बैठे हुए हैं, तो आई एम श्योर कि सज्जाद जिस डेडिकेशन के साथ नोट कर रहे हैं, तो सभी जो हैं वो इसी डेडिकेशन के साथ चीजें नोट कर रहे होंगे. सो गुड लक सज्जाद. ओके जी, विशिंग यू गुड लक एंड विशिंग गुड लक टू एवरी पर्सन. आई एम श्योर कि आपने जो है आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत ढंग से देखा होगा. यार नहीं, मेरा नहीं ख्याल इमरान इस पे काम हुआ हो. हमारे फेसबुक पेज पे भी शायद ये चीज़ें मौजूद नहीं हो. अच्छा, एक काम और किया कीजिए. आई एम श्योर कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है. अगर नहीं लिया, आई एम जस्ट पेस्टिंग देम इन द चैट बॉक्स. आप ले सकते हो. एक काम जो है वो ज़रूर कर लिया करें आफ्टर कपल ऑफ डेज. अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. इसको, इस पेज को हमारे को ना विजिट करते रहा करें. हमारा जो सोशल मीडिया वाला विंग है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और बाज़ औक़ात मुझे भी नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या पेस्ट कर दिया, लेकिन वो अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं वो पेस्ट करते हैं. MOCC लाइव, ये आसान सा है. facebook.com/MOCC लाइव. तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, बहुत से नोट्स और अपडेट्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप फील करते हैं कि ये इस काबिल है कि इसे किसी के साथ शेयर किया जाए. ठीक है, अगर आप समझते हैं कि नहीं इस काबिल है तो रहने दीजिएगा. Respected participants, thank you so much for attending the session. वीकेंड है, वीकेंड के लिए मैं आपको कुछ मूवीज अगर आप कहें तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आप उन्हें देख सकें तो.
पहली मूवी जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने हैमलेट नहीं देखी हुई इसको देख लीजिएगा। दूसरी मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टाइम एंड अगेन वैसे कर चुका हूँ, ट्राई को देख लीजिएगा। तीसरी मूवी मैं देखूंगा द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को देख लीजिएगा। आप जो हैं ओथेलो को देख लीजिएगा। आप जीबी शाह की पिगमिलियन को देख लीजिएगा, या आप जो हैं वो डॉल्स हाउस को देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप देखना चाहें इसके अलावा जो है वो एगोमिनॉन को देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है डॉल्स हाउस हो गया, ये हो गया। और अगर आप हेमिंग्वे में इंटरेस्टिंग हैं तो फॉर होम द बेल टॉल्स को देख लीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप जो हैं वो लिटरेचर पे बेस्ड मूवीज देखेंगे, डेफिनेटली दीज मूवीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। So we hope to see all of you, inshallah, in the next class on Monday. Till then, take care of yourself. Have a good day. Khuda Hafiz.